नमस्कार। इन्हीं की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका अपना शामिद मीर। दोस्तों, कहते हैं कि ज़िंदगी को कुछ भी करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। वो ज़िंदगी ही क्या जो किसी के लिए काम ना आए, और ज़िंदगी की हर मुसीबत को पार करते हुए जो शख्स आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मुकाम को हासिल ना करे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। दोस्तों, हमारी इस लाइन में थिएटर, फिल्म, एक्टिंग, नुक्कड़, गाना बजाना, ये सब आता है। अगर ये ना होता तो आज की दुनिया में ये दुनिया कितनी एक सिकुड़ से रह जाती। क्योंकि आज के इन हालातों में, जैसे कि लॉकडाउन पिछले कुछ दिनों से चल रहा था, अभी लॉकडाउन है, तो लोगों ने, कलाकारों ने अपने घर से एक दूसरे के साथ संपर्क रखा और एक दूसरे के साथ इंटरटेनमेंट का माध्यम ज़ाहिर रखा। तो दोस्तों, थिएटर की दुनिया में जम्मू कश्मीर की एक महान शख्सियत जो आजकल थिएटर के साथ साथ एजुकेशन में अपनी सेवा दे चुकी हैं, और आज की डेट में वो एक नेचुरल और जानवर, पक्षियों के साथ हमेशा आप देखोगे, कभी भी जहाँ पर भी इन पक्षियों के साथ या जानवरों के साथ अन्याय हो, सबसे पहले वहाँ पहुँची होती हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ थिएटर की महान शख्सियत सुनीता पंडित, बेबू के नाम से जो विख्यात हैं। सुनीता जी, मैं तो बेबू जी ही बोलूँगा। बिल्कुल बिल्कुल शमी, तुम्हें पूरी इजाज़त है, तुम बेबू बोलो। बेबू जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। सबसे पहले ये जो पिछले दिन गए हैं, कैसा फील हुआ? ये जो पिछले दिन गए हैं, लोग बहुत परेशान थे कि घर में बैठ के क्या करें, लेकिन मुझे लगा घर में तो बहुत कुछ है करने के लिए। एज वर्किंग वुमन जो मैं कभी नहीं कर पाई, कभी जाले नहीं देख पाई घर के, कभी खिड़कियां नहीं साफ़ कर सकी, इतना काम था करने के लिए घर में, मैं तो बहुत बिजी रही। मुझे तो लगा कि कौन कहता है कि घर में बैठे बैठे हम बंद हो रहे हैं। नहीं, ये आपकी सोच है, आपकी सोच आपको किस तरफ ले जा रही है। आप लिख रहे हो, क्योंकि एक कलाकार है, वो आपके अंदर का कलाकार कभी मरता नहीं है। तो अगर आप रंगमंच पर, स्टेज पर जाके परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो घर में बैठ के लिखिए, सोचिए, अपने आप में देखिए, आपकी अपनी त्रुटियां क्या हैं, उनको संवारिए। तो बहुत कुछ था करने के सोशल लिए। मीडिया के माध्यम से आप एक दूसरे के साथ जुड़े रहिए, और ये एक अच्छा माध्यम, और एक हमें एक नया एक्सपीरियंस मिला। और बी पॉजिटिव, आपकी सोच बहुत अच्छी है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हम लोग, यही तो हमारे हिंदुस्तान की एक क्वालिटी है, एक बहुत बड़ी पहचान है कि हम हर उस चीज़ को, नेगेटिव चीज़ को भी अगर पॉजिटिव सोचे तो वो पॉजिटिव हो ही जाती है। बिल्कुल, ये आपकी सोच है। आपको अपनी सोच बदलनी है। आपको ये क्यों सोचना है कि घर में मैं बंद हूँ। अरे घर में आप बंद नहीं हैं, घर में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है अपना घर संवारने की, जो आप कभी नहीं संवार सकते थे। तो करिए, इतना कुछ है करने के लिए। कोई सुई धागा लीजिए, कोई बटन लगाइए, सो मेनी थिंग्स टू डू। लिखिए, पढ़िए, सिर्फ मोबाइल पर मत जाइए। सोशल मीडिया तो है, हमारा एक कांटेक्ट है, मोबाइल का पूरा फ़ायदा लीजिए, पूरा फ़ायदा लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ रीडिंग रखिए, दुरुपयोग मत कीजिए। दुरुपयोग मत करिए। पढ़िए, लिखिए, अपने आप को संवारिए, अपने अंतरात्मा को संवारिए। तो बहुत कुछ है करने के लिए। आपके आसपास, घर से बाहर निकलिए, गली में जानवर हैं, उनकी देख रेख करिए, उनको खाना खिलाइए। आप जो करना चाहते हैं वो करिए, और मुझे लगता है इससे अच्छा मौका हमें और कभी नहीं मिल सकता था। बहुत अच्छा सुनीता जी। बेबू जी, हाँ, बेबू 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 जी, क्योंकि ये कोरोना वास्तविकता में हमें इसने अपनी जो हम परंपरा भूल चुके थे, इस कोरोना ने हमें वो याद दिलाया कि हम जब घर के आंगन में आते थे, दूर गेट के पास शौचालय हुआ करते थे। वो शौचालय आज हमारे किचन के साथ हो चुके हैं। तो बीमारी को तो हमने खुद आगाज़ किया कि आइए, हमारे अंदर आइए। एक, जब हम घर के अंदर एंट्री करते थे तो हाथ मुंह धोकर ही हम आते थे, नीचे बैठते थे, परिवार इकट्ठा हुआ करता था। बाहर जाने की वो सैर सपाटा बहुत कम हुआ करते थे, क्योंकि घर वाले ही एक एज ए पिकनिक मनाया करते थे। तो ये कोरोना ने हमें, कुछ हम भूल चुके थे। फैमिली के साथ बैठ के खाना, बैठना, बातें करना, लूडो खेलना। परिवार अलग हो चुका था, निखर चुका था। बीवी है वो अपने काम पर जा रही है, मर्द है वो अपने काम पर जा रहा है, बच्चे अपना वो अपने अपने जा रहे हैं। जब बीवी घर आती है तो हस्बैंड नहीं है, जब हस्बैंड घर आता है तो बीवी नहीं है, जब वो घर हैं तो बच्चे नहीं हैं, जब बच्चे घर हैं तो वो नहीं है। लेकिन लॉकडाउन के दौरान हम सब ने इकट्ठे बैठकर
खाना पीना सीखा, इकट्ठे बैठकर बातें करी, एक दूसरे के दुख सहे, सुख सहे, और पता चला कि हाँ, ज़िंदगी जो है वो परिवार के साथ ही गुजारी जाती है। क्या बात है बेबू जी, बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यही एक पॉजिटिव बातें जो हम उन कलाकारों तक, उन लोगों तक पहुंचाएं जो आज हमें देख रहे हैं कि हर चीज़ को अगर हम पॉजिटिव लें तो हमारे लिए कुछ नहीं। यही तो कलाकार का काम है। क्या बात यही कलाकार करेगा कि नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलेगा। मगर बेबू जी, काफ़ी मुश्किलात इन दिनों कलाकारों को भी आई, जी जी बिल्कुल। पर मैं तारीफ़ करता हूँ, दाद देता हूँ, सलूट करता हूँ ऐसे कलाकारों को। उन्होंने सरकार के ख़िलाफ़ कभी भी पत्थर नहीं उठाए, आगजनी नहीं की। कभी मेरे मैक्सिमम जो एपिसोड होते हैं, मैं ये ज़रूर जिक्र करता हूँ कि हमारे कलाकार कितने बड़े दिल के हैं। क्योंकि वो कलाकार हैं। एक कलाकार है जिसके अंदर सेंसिटिविटी है, वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा, क्योंकि एक कलाकार है वो दूसरे का दुख समझता है। वो कलाकार, उसको पता होता है वो कला के द्वारा अपनी बात लोगों तक पहुंचाता है। तो उसको पता है कि पत्थर मारने से, आग जलाने से, जुलूस निकालने से, रास्ता रोकने से इससे कुछ नहीं होने वाला। जो भी करना है उसने कला के माध्यम से करना है। क्योंकि सरकार की कोई भी स्कीम हो, ज़मीनी स्तर पर अगर कोई पहुंचाता है तो वो कलाकार है। नुक्कड़ के माध्यम से, सॉन्ग के माध्यम से, अपने स्टेज प्ले के माध्यम से, डिफरेंट माध्यम है, या इंफॉर्मेशन वालों के प्रोग्राम है, एकेडमी के प्रोग्राम है। तो ये कलाकार ही गवर्नमेंट की हर स्कीम को हर घर, हर शहर, हर गली तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल। देखिए, नुक्कड़ एक ऐसा माध्यम है जो बात आप एक घर तक नहीं पहुंचा सकते। नुक्कड़ वो माध्यम है क्योंकि आप उस जगह पर जाके वहीं की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, वहाँ की आप लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, वहाँ की लैंग्वेज आप बोलते हैं। तो वहाँ का गांव का जो बंदा है, जब वो देखता है कि एक गल डोगरी च होआ दी है, मी समझ आनी है, उसी अंग्रेजी ते हिंदी समझ नहीं आनी है, तो उदी गल जड़ी अस नुक्कड़ नाटक च अस डोगरी के जरिए उदे तक पहुँचाते हैं। उसी लगता है नहीं, ये जो आखा दे नहीं दम है भाई, ये समझो एक ही शाखा दे हैं। तो वो ये कलाकार ही कर सकता है। हर कोई हिंदी, डोगरी, इंग्लिश, पंजाबी, कश्मीरी नहीं बोल सकता। ये कलाकार ही है जो हर भाषा बोलता है, क्योंकि उसको पता है कि उसके द्वारा, उसके माध्यम से मैसेज जो है, सरकार के जितने मैसेजेस हैं वो घर घर तक पहुंच सकते हैं। बेबू जी, आपकी इस बात को मैं 100% सही कहूँगा कि ये हादसा मेरे साथ हो चुका है। अच्छा। बड़े बड़े राइटर थे, जैसे साली साहब थे, बड़े बड़े कलाकारों को न्योता दिया। अच्छा। बड़े बड़े स्क्रिप्टें, किसी ने इंग्लिश में लिखी, किसी ने पंजाबी में लिखी, किसी ने हिंदी में लिखी, उर्दू में लिखी, अब रिजेक्ट हो गई। अच्छा। अब मेरे पास सुरेंद्र मनहास जी आए, उन्होंने बोला यार कुछ ऐसा कंसेप्ट लिखो एड्स पर। मैं कहा भाई डोगरी में लिखेंगे कहाँ? मैं कहा कहाँ पर करना है? गाँव में। मैं फिर तो हम डोगरी में। और आप यकीन मानिए, मैंने डोगरी में कंसेप्ट और ख़ुद एक्ट भी किया और वो पास हो गई। 100 प्रोग्राम मिले, एक प्रोग्राम 10,000 रुपये का था। तो मैं और सुरेंद्र मनहास जी के गाने थे और मेरी वो स्क्रिप्ट थी। तो वो कहने का मतलब है कि हमने वो नब्ज़ पकड़ ली कि डोगरी, जैसे आपने कहा कि हमने भाषा पर ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि अब हम कश्मीर में अगर जाएंगे तो वहाँ डोगरी का प्रवचन देंगे या डोगरी पर प्रोग्राम करेंगे तो वो अन्याय अपने साथ भी और उनके साथ भी। क्या बात है बेबू जी। अब बात करेंगे थोड़ी हट के। याद आ रहा है वो 90 का दशक। अच्छा, हाँ बिल्कुल। शम्मी ने बात करी तो मैं भी वहाँ चली गई। हमने एक वर्कशॉप करी थी, अगर तुम्हें याद हो, MK रैना साहब आए थे और उन्होंने प्ले किया था कबीरा खड़ा बाज़ार में, और उसमें आपका बहुत बड़ा एक रोल था। हाँ, मुझे कबीर की बीवी का रोल मिला था, लोई का। और देखिए, मैं ये बताना चाहूँगी कि थिएटर के माध्यम से कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, शायद मुझे आज तक नहीं पता था कि कबीर की बीवी का नाम लोई है। जब वो कैरेक्टर मिला, जब वो रोल किया, तो मुझे समझ में आई कि लोई कैसी थी, उसकी क्या कंट्रीब्यूशन रही कबीर की ज़िंदगी में। और वो एक 40 डेज़ वर्कशॉप थी और शम्मी मेरे साथ उस वर्कशॉप में, हमने इकट्ठे काम किया और शम्मी भी उस प्ले में था। बहुत एंजॉय किया। वो टाइम कुछ और था। वो बेबू जी वो बात थी ना, वो राणा साहब आवाज़ देते थे दमीर या समीर या तनवीर,
तो हम तीनों चारों इकट्ठे हो जाते थे, क्योंकि वो मिलती जुलती वो, हाँ, तो वो तीनों चारों इकट्ठे हो जाते थे। बेबू जी, वो जो कलाकार थे, वो जो इंजॉय था, वो 40 दिन क्या कभी भूल सकते हैं आपको? बिल्कुल नहीं भूल सकते। और शम्मी, मैं ये कहना चाहूँगी कि उस टाइम का कलाकार जो था, एक पैशन था, एक कमिटमेंट थी, एक जुनून था, काम करने का जज्बा था। उसके लिए हमें चाहे 3 दिन फाके लग जाते थे ना, लेकिन हमें पता होता था कि हमें रिहर्सल करनी है। और तब ये नहीं होता था कि मेरा डायलॉग है, आए रिहर्सल कितनी तो निकल गए। तब अगर मेरा डायलॉग लास्ट में है, 3 घंटे की प्ले है और 30 आर्टिस्ट हैं, तो 30 आर्टिस्ट जो हैं वो 3 बजे का अगर टाइम है तो 3 बजे सारे बैठेंगे उधर, वो पूरी रीडिंग होगी। और जब मेरा लास्ट में डायलॉग होगा, मैं तब भी बैठी रहूँगी। और जिसका पहले पेज का डायलॉग हो गया, वो उठ के जा नहीं सकता, उसको वहीं बैठना है जब तक पूरी रिहर्सल नहीं होगी। तो वो कमिटमेंट, वो दैट वाज एक्चुअली प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म नहीं था, फिर भी प्रोफेशनलिज्म था, क्योंकि वो पैशन था। यस, वो पैशन था। बेबू जी, आजकल तो एक चीज़ मैं देखता हूँ, एक प्ले करता है कलाकार, जी तो दूसरी बार वो बोलता है क्या दोगे पेमेंट। हाँ हाँ, पेमेंट की आजकल बहुत ये है कि वो पेमेंट रिवाज चल पड़ा है। काम कुछ नहीं आता हो चाहे। काम नहीं आता हो वो ज़रूरी नहीं है, पैसे की बात है, क्योंकि आजकल ये है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मगर बेबू जी, मुझे नहीं लगता कि आपके पास जब कोई आता होगा स्क्रिप्ट लेकर, क्योंकि उसको पता है कि बेबू जी किस ग्रेड की आर्टिस्ट हैं, तो वो बात तो पेमेंट की आपने कभी की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप किस हद तक आर्टिस्ट हैं। ये वही बात करेगा जिसको वो कहते हैं ना, कम घड़ा जो होता वही छलकता है, भरा हुआ घड़ा छलकता नहीं है। तो आप वो भरे हुए घड़े हैं। हाँ, थैंक यू सो मच। ये वो कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बी होल्डर। ये तुम्हारा वो क्या कहते हैं कि हीरे की कद्र जोहरी जानता है। तो जहाँ तक रही बात थिएटर की और पेमेंट की, शम्मी गवाह है और मेरे जितने भी थिएटर के साथी हैं वो गवाह हैं कि मुझे 36 साल हो गए थिएटर करते हुए, और थिएटर से मैंने चवन्नी नहीं ली। थिएटर को दिया होगा मैंने। वो टाइम था जब हम एक प्ले कर रहे थे, तो शायद वो 800 रुपये की बुकिंग के लिए टाइम नहीं, वो पैसे नहीं थे डायरेक्टर के पास। और वो 800 रुपया मैंने अपने भाई से लिए, बड़े भाई से, उसको कहा द्वारे दे, असी बुकिंग करनी है। तो वो हम खुद पैसे देते थे और थिएटर करते थे, क्योंकि वो जुनून था। पैसा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं था, हमारे लिए कलाकारी इम्पॉर्टेंट थी, हमारे लिए वो ताड़ियाँ इम्पॉर्टेंट थी कि जब हम वो डायलॉग बोलेंगे तो उधर से वाह वाह जो मिलेगी। और सच्चा आर्टिस्ट जो है वो ताड़ियों का भूखा है, वो वाह वाह का भूखा है, वो पैसे का भूखा नहीं है। बेबू जी, एजुकेशन के साथ आप जुड़ी रही, जी जी जी। वो और थिएटर, क्या इसके बीच कभी वर्सेस हुआ? बिल्कुल वर्सेस नहीं हुआ, क्योंकि थिएटर मुझे लगा कि एक ऐसा माध्यम है जो मैं बच्चों में ला सकती हूँ। थिएटर के ज़रिए कुछ लेसन्स जो उनको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उनको रोल्स दे दिए कि अगर ये भाई 4 इसमें हम कैरेक्टर्स हैं, अगर कौवे और उसकी कहानी है कि वो पानी उसको मिल रहा है, तो कौवा बना दिया किसी बच्चे को, वो उड़ रहा है, तो बच्चा खुश हो गया कि मैं पक्षी बन रहा हूँ, तो दूसरे को उधर बिठा दिया कि तुमने ये करना है। तो एक एजुकेशन एंड थिएटर, आई थिंक ये दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। और जो काम आप थिएटर के ज़रिए एजुकेशन में ला सकते हैं, या और जो थिएटर आपको एजुकेट कर सकता है, ये दोनों सिनोनिम्स हैं, ये साथ साथ चलते हैं। ये रेलगाड़ी के वो 2 पटरियां हैं जो साथ साथ चलती हैं और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ती हैं। बेबू जी, अब बात करेंगे, लोग अक्सर पहला प्रश्न यही पूछते हैं, क्योंकि जिनको क्या बोलूँ, अब नॉलेज ना हो कि जो शख्सियत सामने बैठी है, ये प्रश्न उससे बनता ही नहीं है, पर बीच में कभी कभार किसी दूसरों के लिए ये प्रश्न ज़रूर पूछना पड़ता है कि यही लाइन क्यों आपने चॉइस की? थिएटर हमेशा मेरे लिए एक पैशन रहा है। थिएटर से मुझे लगा, थिएटर जो है वो मेरी सोल को फीड करती है, मेरी आत्मा को खाना जो है वो थिएटर से मिलता है। कहते हैं ना, भूखे भजन ना होए गोपाला, तो
तो वो जो भजन करने हैं मुझे, उसके लिए मुझे पेट तो भरना ही है, लेकिन भजन के लिए मेरी आत्मा की तृप्ति होनी बहुत ज़रूरी है। और वो मुझे लगता है कि थिएटर के माध्यम से ही मेरी आत्मा को शांति मिलती है। बेबू जी, मुझे लगता है ये थिएटर ने ही आज आपको एक नई दिशा दी है, जो आज आप एक नई पारी खेल रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि दर्शकों से उससे भी रूबरू करवाया जाए, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आज आपने जो एक नई पारी शुरुआत की है। शमी, ये जो नई पारी है, ये नई पारी तब की है जब मैं 4 साल की थी। 4 साल जब की थी तो हमारे घर में जो एक पेट डॉग था, उसका नाम हीरू था। तो दर्शकों को अगर मैं बताऊं तो शायद वो हंसेंगे भी कि लॉलीपॉप की एक लिक खुद लेती थी, एक हीरू लेता था। और मेरी माँ बाप ने कभी इस बात को टोका नहीं, क्योंकि उनको पता था कि ये इस शुरू से ही इस काम में जुड़ चुकी है। उसकी देख रेख, उसके साथ साथ गली में जो एक कुत्ता आता था या 2 कुत्ते आते थे, अपनी रोटी अगर मम्मी ने कहना कि पहले तुम खा लो, मैंने कहना नहीं, पहले मुझे 2 फुलके बना के दो, मैंने बाहर डॉगीज़ हैं उनको खिलाने हैं। फिर बड़ी हुई, चलता रहा सिलसिला। रास्ते में देखना कोई डॉग है, उसकी चिचड़ियाँ पड़ी हुई हैं, बैग रखना, चिचड़ियाँ निकालनी। मम्मी ने कहना आज स्कूल से देर हो गई, मम्मी वो डॉगी था, उसकी चिचड़ियाँ पड़ी हुई थी, उसकी चिचड़ियाँ निकाल रही थी। तो ये बढ़ता चला गया। और अब तो ये है कि जितनी तनख्वाह मिलती है आधी लोन्स में चली जाती है और आधी इन बेजुबानों की सेवा में लग जाती है। क्या बात है, क्या बात है। वो कहते हैं ना, आपने ये कहा वो कामदेव था, वो कहते हैं रोटी कामदेव ने पकाई, फिर कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जात हैं, प्रभु ऐसे मत जाइए, घी साथ ले जाइए। मतलब देखिए वो सोच आपकी है। वाह वाह, ये तुमने गा के तो तुमने मेरा वो क्या कहते हैं कि अंतर आत्मा तृप्त कर दी है। बेबू जी, ये 4 साल वो भी आज आपने एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं सरप्राइज़ दिया कि मुझे लगता है फिर कलाकारी आपकी लाइन में बाद में आई होगी। ये जो पैशन आज आपने चुना हुआ, ये हमारी नज़र में आज चुना हुआ, बट ये आप कह रहे हैं कि 4 साल से था। हाँ, ये तब से था। और कलाकारी भी हमारे वो क्या कहते हैं कि रगों में है। माय फादर वाज अ कनॉशियर ऑफ म्यूज़िक। हमारे घर में बहुत गज़लें चलती थी और पापा फिर उनका मतलब हमें एक्सप्लेन करते थे। और चाय के दौर चलते थे, कहवे के दौर चलते थे, और फरीदा खानम और आबिदा परवीन और ग़ुलाम अली, पापा के साथ बहुत समय गुजारा है। और गज़लें सुनकर, और जो मतलब नहीं समझ आता था पापा एक्सप्लेन करते थे। फिर मेरे पेरेंट्स की बहुत सपोर्ट रही है। 78 में मैंने 8वीं में थी और मैंने आई हैड स्टार्टेड कंपेयरिंग दी वेस्टर्न म्यूज़िक प्रोग्राम युवानी सर्विस में। तब लाइव होता था वो, और सर्दियों के दिन होते थे। 9:30 बजे रात को खाना वाना खा के 9 बजे घर से निकलना, पापा ने वहाँ सैर करनी। और तब यश शर्मा अंकल होते थे वहाँ पर अनाउंसर, और वो कहते थे पुत्र फिक्र नहीं करनी है, माइक नू अपना दोस्त समझना, इहदे नाल गल्लां करनियां ने। पापा बाहर सैर करते थे और हम लाइव प्रोग्राम देते थे। वो लाइव प्रोग्राम घर में दीदी रिकॉर्ड करती थी टेप रिकॉर्डर पे, और उस टेप रिकॉर्डर पे तब वो टेप्स होती थी, रिकॉर्ड करके वो सवेरे मुझे सुनाया जाता था, और जो गलतियाँ होती थी वो निकाली जाती थी। और फिर थिएटर में 12वीं में पहुँचे तो रीटा मैडम थी, रीटा जितेंद्र मेरी मेंटर हैं, उनके साथ प्लेस किए। इंटर यूनिवर्सिटी दिल्ली गए, प्ले बेस्ट आया। जगमोहन जी तब होते थे गवर्नर, उन्होंने हमें श्रीनगर बुलाया उस प्ले के लिए, तब वहाँ लाइव टेलीकास्ट उसका हुआ। फिर उसकी रिकॉर्डिंग जलंधर दूरदर्शन से भी आई। तो ये सिलसिला चलता गया। फिर कॉलेज में ख़त्म हुआ सिलसिला, तो यूनिवर्सिटी में शुरू हो गया। फिर कवि सर के साथ उस टाइम 24, उनकी क्या बात है, क्या नाम सही बात है। जिसने कवि सर के साथ काम नहीं किया वो अधूरा ही रह गया। 24 साल की थी और उन्होंने 84 साल की बुड्ढी का रोल मुझसे करवाया। वो जम्मे ही नहीं जिस लोर नहीं देखा, और वो वही करवा सकते थे। मेरे पापा ने कहा कवि यार 24 साल दी ने कितने करने 84। उन्होंने कहा अंकल मेरे ऊपर छाड़ दो तुसी, एक कराना मेरा काम है। और जो कवि सर कर सकते थे वो कोई नहीं कर सकता। क्या बात है बेबू जी, वो फीलिंग मैं सोच सकता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत मतलब कि ऐसा लग रहा है कि हम उस दौर में हैं। बिल्कुल उस
क्या बात है। वो रघुनाथ मंदिर के अंदर वो ऊपर एक हॉल हुआ करता था। क्या बात है, क्या बात है। हैं बिल्कुल तो वो बिल्कुल कैसा मतलब बिल्कुल वहाँ रिहर्सल्स करते थे। मुश्ताक के साथ अंधा युग किया। तो वो बिल्लू मंदिर है उधर पंचतीर्थी में, अलेक्जेंडर स्कूल, अलेक्जेंडर मेमोरियल में एस्थर विलियम का बहुत बड़ा हाथ रहा हुआ। उसने हमने जगह दे देनी और कहना कि करो रिहर्सल यहाँ पर। करण नगर से पैदल आना रेजिडेंसी रोड, पैसे नहीं होते थे, जुत्ती पाई जो निकल गए जी रिहर्सल करन जा रहे हैं। और मम्मी पापा को पता होता था कि अगर अलेक्जेंडर मेमोरियल में रिहर्सल कर रही है तो बेटी वहीं होगी। एक वो भी ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस है। पेरेंट्स ने ट्रस्ट किया और उन्होंने हम पे कॉन्फिडेंस रखा और हमने उनका ट्रस्ट नहीं तोड़ा। बेबू जी, आज मुझे अपने आप पर बहुत ही गुरूर हो रहा है कि आज मैं यहाँ पर हूँ, इसके पीछे आपका भी हाथ है, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि बहुत कुछ सिखाया आपने। हम के जब अब थिएटर में बैठते थे तो कुछ त्रुटियां रहती थी, तो आपके पास जाकर और शब्दों पर आप हमें टोकते थे। क्योंकि एक्चुअली हम डोगरी पीछे से बिलोंग करते हैं, मुजफ्फराबाद से, तो डोगरी तो चलो थी, पर हम डोगरा लोग थोड़े हिंदी से पैदल थे। जिसे आखी सकते कि असें हिंदी जी नगरोटे तक आंदी ही ते लखनपुर असें पार नहीं किया। तो आप लोगों ने हमें बहुत कुछ सिखाया। आज हम यहाँ पर हैं, आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, मुझे अपने आप पर बहुत ही फ़ख्र महसूस हो रहा है। तो बेबू जी क्या करें, यू नो अंडरस्टैंड के समय बहुत बड़ा बलवान है। समय बड़ा बलवान हो लोग को। वही कहते हैं कि समय की नज़ाकत को समझना चाहिए और समय को हमेशा याद रखना चाहिए। तो आपके साथ बातें करते करते कैमरामैन हमारा इशारा कर रहे हैं कि एपिसोड का समय हो गया है, तो क्या करें, मजबूरी है। मुझे लगता कि फिर आपको दोबारा न्योता देना पड़ेगा। तुम जब चाहो मैं हमेशा हाजिर हूँ। बेबू जी, चलते चलते ये कोरोना भी गया नहीं, तो अभी कहते हैं जैसे तीसरी लहर, हम चाहें उस तीसरी लहर से पहले अपने आप को जितना हो सके बांध ले। हमारी गवर्नमेंट कहती है 3 चीज़ों का पर अमल करना है, कुछ ज़्यादा हमें कुर्बानी नहीं देनी है। तो मैं चाहता हूँ कि यही कह रही है सरकार, आपके द्वारा उन दर्शकों को, उन कलाकारों को एक लाइन का मैसेज। देखिए सरकार जो कर रही है हमारे लिए कर रही है। हमें क्या करना है, मास्क पहनना है, हाथ धोने हैं और वैक्सीनेशन करवानी है। कृपया वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए क्योंकि इसमें हमारा ही बचाव है। और सरकार इतने पैसे खर्च कर रही है किसके लिए, हमारे लिए। तो कृपया सरकार को सहयोग दें। बेबू जी, आपने सही कहा, ये दुनिया में पहला देश होगा और इसमें 44+ देश समा जाते हैं, तभी जाकर ये हिंदुस्तान इतनी आबादी बनती है और इस देश में मुफ्त में वैक्सीनेशन हो रही है। ये दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है। तो हम वो कहते हैं कि वह फ्री दी चीज़ है तो उसकी कदर नहीं है, शायद वो गल है। क्या करें, दिल नहीं कर रहा आपको अलविदा कहने का, पर क्या करें, मजबूरी है। फिर किसी न किसी दिन हम आपके पास आप हमारे पास ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों, ये थी सुनीता पंडित, जो बेहतरीन जम्मू कश्मीर की थिएटर आर्टिस्ट और बेबू के नाम से मशहूर है। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में किसी नई शख्सियत से रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।